कक्षा 11वीं की हिंदी की सभी छात्राओं को मेरा नमस्ते। पिछली तासिका में हमने कक्षा 11वीं की पहली रचना जिसका नाम प्रेरणा था उसका भावार्थ हमने समझ लिया था। आज हमें पेज नंबर 3 पर जो स्वाध्याय दिया गया है उस पर हमें विशेष करके चर्चा करनी है। तो पहला है स्वाध्याय में आकलन, यानी सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ लिखिए। यहाँ कुछ सूचना दी गई है, सूचना के अनुसार हमें कुछ कृतियाँ करनी है। पहली सूचना है कारण लिखिए। पहला प्रश्न इसमें, माँ मेरी आवाज़ सुनकर रोती है। पहला प्रश्न क्या है? माँ मेरी आवाज़ सुनकर रोती है। तो इसमें कविता के भावार्थ के आधार पर हमें आंसर में यह प्राप्त होगा, माँ मेरी आवाज़ सुनकर रोती है क्योंकि उसकी ममता आंसुओं के रूप में फूट पड़ती है। क्योंकि उसकी ममता आंसुओं के रूप में फूट पड़ती है। इसका आंसर क्या आएगा? माँ मेरी आवाज़ सुनकर रोती है क्योंकि उसकी ममता आंसुओं के रूप में फूट पड़ती है। क्योंकि उसकी ममता आंसुओं के रूप में फूट पड़ती है। दूसरा कारण इसमें का, बच्चों को माता पिता का प्यार टुकड़ों में मिलता है। प्रश्न क्या है? बच्चों को माता पिता का प्यार टुकड़ों में मिलता है। तो बच्चों को माता पिता का प्यार टुकड़ों में मिलता है क्योंकि माता पिता काम पर जाने की मजबूरी है। क्योंकि माता पिता के काम पर जाने की मजबूरी है। दूसरा आंसर क्या आएगा? प्रश्न क्या है? बच्चों को माता पिता का प्यार टुकड़ों में मिलता है क्योंकि माता पिता को काम पर जाने की मजबूरी होती है, इसलिए। तीसरा, कवि की उम्र बढ़ती ही नहीं है। कवि की उम्र बढ़ती ही नहीं है। आंसर आएगा क्योंकि उसने अपने आंखों में स्वयं को एक बालक के रूप में पाया है। क्योंकि उसने अपनी आंखों में स्वयं को एक बालक के रूप में पाया है, इसलिए कवि की उम्र बढ़ती नहीं है। इसमें दूसरा दिया गया है, आ लिखिए कृतियाँ। इसमें एक बॉक्स दिया वाला है त्रिकोणी। पहले इसमें चोट खाने की ध्यान दीजिए, इस बॉक्स में दिया गया है परिणति। परिणति बोले तो उसका, जिसको हम कहेंगे सफलता, निर्णय या परिणाम। परिणाम बोले तो परिणति। दूसरा दिया गया है, आ लिखिए। परिणति में चोट खाने की, उसके सामने डैश डैश दी है। अंधेरा होने पर भी आस रखने की, एक ही दीप से सफर आरंभ करने की। तो ध्यान दीजिए, पहले इसमें आएगा चोट खाने की, इसके सामने जीने की कला सीखना। चोट खाने से क्या होता है? जीवन की कला सीखते हैं हम। इसका परिणाम क्या होता है? चोट खाने से जीवन की कला हम सीखते हैं। दूसरा, अंधेरा होने पर भी आस रखने की, इसका परिणाम क्या होता है? किसी रोज उजाला होना। अंधेरा होने पर भी आस रखने की यानी उम्मीद है, हम ना उम्मीद है क्या? नहीं। तो अंधेरा होने पर भी आस रखने की, इसके सामने परिणति काय क्या आएंगी? किसी रोज उजाला होना। तीसरा, एक ही दीप से सफर आरंभ करने की, हर कदम पर रोशनी होना। एक ही दीप से सफर आरंभ करने की, हर कदम पर रोशनी होना, यानी जीवन के कठिन मार्गों पर अपनी मंजिल को दूर पाता हुआ देखकर जो नाउम्मीद होकर रास्ता छोड़ देता है, उसको कभी भी रोशनी नहीं दिखाई देती। और जो एक ही दीप से सफर आरंभ करने की उम्मीद रखकर अपने कदम बढ़ाते जाता है, उसे हर कदम पर रोशनी
होना ऐसा मालूम पड़ता है। काव्य सौंदर्य। प्रश्न दूसरा। ममत्व का भाव प्रकट करने वाली कोई भी एक त्रिवेणी ढूंढकर उसका अर्थ लिखिए। ममत्व का भाव प्रकट करने वाली कोई भी एक त्रिवेणी ढूंढकर उसका अर्थ लिखिए। हाँ, उसका उत्तर आएगा, माँ मेरी जब बेवजह रोती है। इसका आंसर क्या आएगा? ममत्व का भाव कौन से पंक्ति में दिखता है? पहले ही पंक्तियों में। माँ मेरी बेवजह रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। प्रस्तुत त्रिवेणी में ममत्व का भाव प्रकट हुआ है। जब कभी कभी अपनी माँ को फोन करता है, तब पुत्र की आवाज़ को सुनकर माँ बेचारी रो पड़ती है। कभी भले ही इसे बेवजह रोना कहे, किंतु सच्चाई यह है कि कभी भी फोन रखने के बाद में अपनी माँ की यादों में रो पड़ता है। माता और पुत्र दोनों भी एक में के स्नेह, प्रेम, अपनेपन के लिए तरसते हैं और उनका एक दूसरे के प्रति स्नेह भरे आंसुओं का रूप आंखों से आंसू के रूप में बहने लगता है। दूसरा प्रश्न यहां पर, रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। देखिए, यहां पर वह पंक्ति आएंगी, चलते चलते जो कभी गिर जाओ, रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है, अपनी आंखों में जब भी देखा है। देखिए, यहां पर रात की कोख से सुबह जन्म लेती यह पंक्ति एक प्रतीकात्मक पंक्ति है, सिंबॉलिक जिसको हम कहते हैं। यहां रात दुख एवं अंधेरे का प्रतीक है और सुबह उम्मीद, सुख और उजाले का प्रतीक है। सुख और दुख का आना जाना ठीक दिन और रात के समान है। जैसे दोनों स्थायी रूप से जीवन में कभी नहीं होते, परमानेंट नहीं होते कभी भी, सुख और दुख, दिन और रात। जैसे रात के बाद दिन का आना निश्चित होता है, वैसे ही दुख के बाद सुख का आना भी निश्चित है। इसलिए दुख सुख दोनों का सहर्ष स्वागत करते हुए हमने जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तीसरा प्रश्न है यहाँ अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में दीर्घोत्तरी प्रश्न है यह, पालना घर की आवश्यकता पर अपने विचार लिखिए। पालना घर की आवश्यकता पर इसके विचार हम इस तरह से लिख सकते हैं इस कविता के माध्यम से। आज बहुत सारी कामकाजी महिलाएं काम के सिलसिले में बाहर जाती है और यह समय की मांग भी है। आज का समय भी ठीक उसी तरह का है कि पति पत्नी दोनों अपने परिवार की जिम्मेदारी और जवाबदारी कंधों पर लेकर परिवार के पालन पोषण के लिए बाहर को निकलते हैं। ऐसी स्थिति में उनके छोटे बच्चों को परेशानी होती है। कभी कभी इसका परिणाम इनके कार्य पर भी पड़ता है। ऐसे में कामकाजी महिलाएं जो होती है, जो काम करने वाली, बच्चों के लिए पालना घर की सुविधा उन लोगों के लिए आवश्यक बन जाती है। पालना घर में बच्चों को घर जैसी देखरेख और सुरक्षा मिलती है। अगर पालना घर में बच्चों को घर जैसा माहौल मिले तो महिलाएं निश्चित होकर आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंड बनने के लिए कदम उठा पाएंगी। भारत की आधी आबादी लगभग महिलाओं की है और इसलिए महिलाएं अगर श्रम, मेहनत, परिश्रम में योगदान दे तो भारत का विकास और भी तेजी से हो सकता है। पालना घर की सुविधा मुहैया कराने के लिए महिलाओं की हिस्सेदारी, महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेंगी और देश के विकास पर इसका जरूर सकारात्मक असर गिरेगा। उन्हें बच्चों की देखभाल करने के लिए काम छोड़ने की नौबत भी आ सकती है। इसलिए घरेलू आमदनी में भी इजाफा होगा और
इसका परिणाम बच्चों की सेहत और शिक्षा में अच्छे सुधार के रूप में हमको देखने को मिलेगा। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं, महिलाओं का काम करना महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें अलग अलग पहचान मिले। इसके लिए पालनाघर की सुविधा अगर उनके कार्यस्थल के आसपास हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इसलिए भारत में पालनाघर बहुत आवश्यक है। दूसरा प्रश्न अभिव्यक्ति में, नौकरी पेशा अभिभावकों के बच्चों के पालन की समस्या पर प्रकाश डालिए। अभिभावक बोले तो माता पिता। जो नौकरी करने वाले माता पिता है उनके बच्चों के पालन की समस्या किस तरह की होती है, हमको उस पर यहाँ पर चर्चा करनी है। इसका उत्तर ये रहेगा, आजकल घर चलाने के लिए माता और पिता दोनों को भी नौकरी करनी पड़ती है, क्योंकि बढ़ती महंगाई है, घर की बढ़ती जिम्मेदारियां है, जवाबदारियां है। इसको ध्यान में रखकर ऐसे में उनके बच्चों के पालन की समस्या सामने आती है। बच्चों की तरफ पूरा पूरा ध्यान वे नहीं दे पाते हैं और ऐसे में बच्चों को के साथ समय बिताना उनके लिए मुश्किल होता है। नौकरी और बच्चों का लालन पालन दोनों में संतुलन बनाना बहुत कठिन काम है। बच्चों की परवरिश उनके लिए एक समस्या सी बन जाती है। वास्तव में जो कामकाज करने वाले माता पिता होते हैं अक्सर उनके पास समय की कमी होती है। समय का योग्य नियोजन करके इस समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं। अपने छोटे छोटे कार्यों में बच्चों को शामिल करके बच्चों को अहमियत मिल जाती है और बच्चे जिम्मेदार भी बन जाते हैं। घर का समय बच्चों को देकर उन्हें खुश रखा जा सकता है। उन्हें अच्छी आदतें सिखाने का समय मिल जाता है। माता पिता के जीवन में बच्चे बहुत अहम होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। इस बात का एहसास भी दिलाया जा सकता है। अक्सर जो कामकाज करने वाले माता पिता हैं उनके मन में ये भाव हमेशा आता है कि माता पिता के लिए काम ही महत्वपूर्ण है और वे बच्चों से प्यार नहीं करते। कई बार दफ्तर की, ऑफिस की परेशानियां घर तक ले आते हैं माता पिता और अपना क्रोध वे फिर बच्चों पर निकाल देते हैं। ऐसे में डर के कारण माता पिता से बच्चे दूर हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में बचने की कोशिश माता पिता ज़रूर करें। बच्चों की बातें चाव से सुनना, बहुत मन लगा के सुनना चाहिए। दफ्तर की बातें उन्हें बताना चाहिए। साथ में भोजन करना चाहिए। छुट्टी के दिन घूमने ले जाना चाहिए। जैसे छोटी छोटी बातें भी कामकाज करने वाले माता पिता अपने बच्चों से मजबूत रिश्ते बनाने के लिए कर सकते। इस प्रकार यह एक समस्या सामान्य तौर पर नौकरी करने वाले माता पिताओं के सामने आ सकती है। यदि उन्होंने इस पर सही उपाय खोजे, अमल किया इन बातों का, बच्चों के साथ समय बिताने का, उनसे मित्रता से बर्ताव करने का, अपनेपन का, प्रेम उनको परोसने का, तो ये समस्या उनकी हल हो सकती है। रसा स्वादन। इसमें चौथा प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय है यह भी। आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित समस्याओं से जूझने की प्रेरणा इन त्रिवेणियों से मिलती है, स्पष्ट कीजिए। यानी जो त्रिवेणी यहाँ पर दी गई है, जो कविता दी गई है, आधुनिक जीवन शैली के कारण जो समस्याएं निर्माण हो रही है उनसे जूझने की प्रेरणा किन पंक्तियों से, किन त्रिवेणियों से मिलती है, उसके बारे में यहाँ स्पष्ट कीजिए कहता है। जानकारी दीजिए। त्रिवेणी काव्य प्रकार की विशेषताएं। ध्यान दीजिए, इसका उत्तर शीर्षक रहेगा प्रेरणा। शीर्षक क्या है उत्तर में? प्रेरणा। रचनाकार, दूसरा नीचे की पंक्ति में लिखना होगा आंसर में आपको। इसके रचनाकार कौन है? त्रिपुरारी। इसका केंद्रीय कल्पना यानी इसका मध्य भावार्थ, इसका सारांश। सारांश में हम यहां देख सकते हैं कि केंद्रीय कल्पना, अर्थ प्रधान एवं अति व्यस्त आधुनिक जीवन शैली अपनाने के कारण
आज मनुष्य न चाहते हुए भी एकदम अकेला पड़ गया है। कांधों पर परिवार के घर की जिम्मेदारियों का बोझ ढोते ढोते वो इतना व्यस्त हो गया है कि लगभग रोज जीवन में तनाव में जी रहा है। उसका मानसिक असंतुलन, चिंता, उदासी, सूनापन आदि चीज़ों से वह चारों ओर से घिर चुका है। भागदौड़ भरी जिंदगी में आगे निकलने की दिमाग में उसके होड़ लगी है और इसके कारण उसके रिश्ते सारे पीछे छूटते जा रहे हैं। जिंदगी की भागदौड़ में जो माता पिता जुटे हैं वो बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों टुकड़ों में देते हैं। जीवन की इन समस्याओं को उजागर करते हुए त्रिपुरारी जी ने अपनी त्रिवेणियों में माँ के ममत्व अर्थात माँ की ममता और पिता की गरिमा को यहाँ व्यक्त किया है। जीवन में आगे निकलने की होड़ में चोट खाकर गिरने पर भी संभल कर फिर से चलने की और आगे बढ़ने की यह त्रिवेणी सलाह देती है। त्रिपुरारी जी की अन्य रचनाएं। ध्यान दीजिए, सॉरी, यहाँ पर हमने केंद्रीय कल्पना देखी। चौथा भाग यहाँ पर हमने देखना है इसी आंसर में, रस अलंकार। इसमें रस अलंकार का उपयोग कवि ने किया है। अब इस रस अलंकार की वैशिष्ट्यता यहाँ देखेंगे हम। 3 पंक्तियों में के मुक्त छंद में इस कविता की त्रिवेणियाँ लिखी हुई है। इसमें रस अलंकार का उपयोग है और 3-3 पंक्तियों के मुक्त छंद, जो 3-3 पंक्तियों के जो पैराग्राफ है उसे मुक्त छंद कहा गया है। इस कविता की वे त्रिवेणियाँ लिखी है। प्रतीक विधान 5वें नंबर का मुद्दा इसमें का पॉइंट्स है, इस चौथे नंबर के आंसर में का। प्रतीक विधान में जीवन के प्रति सकारात्मकता का विधान है। यह कविता हमें जीवन के प्रति किस बात का विधान हमें बताती है? जीवन के प्रति सकारात्मकता, पॉजिटिवनेस। पेड़ में बीज और बीज में पेड़ छुपा हुआ है। यहाँ बीज हमारी भावनाओं का प्रतीक है और उसे आंसुओं के जल से सींच कर खुशियों का वृक्ष फलता फूलता है। यानी प्रतीक विधान में क्या बताया गया है? सकारात्मकता का विधान। और उसका उदाहरण काय का दिया है? पेड़ में बीज और बीज में पेड़ छुपा है। इसका मतलब सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। यानी हमारे घर में या अपने जीवन में खुशियों का पेड़ और पौधा किस चीज़ से फलता फूलता है? हमारे श्रम रूपी, संघर्ष रूपी, बहने वाले आंखों से आंसुओं के सींचने से वो पेड़, वो पौधा बढ़ता है, अर्थात जीवन में सकारात्मकता। छठा मुद्दा है इसमें कल्पना। कल्पना में देखिए, खुद के भीतर छिपे बचपन को जीवित रखने की कल्पना हमें तनाव, एक एक अकेलापन, इन चीज़ों से मुक्ति देती है। कल्पना हमें हमेशा किस बात की करनी चाहिए? कि हमारे अंदर आज भी बचपन है, हम आज भी छोटे ही हैं। बचपनों की यादें यदि हम अपने आप में ताज़ा करते हैं तो हम तनाव से मुक्ति पाते हैं, हम अकेलेपन से दूर रह पाते हैं। 7वां, पसंद की पंक्तियाँ तथा प्रभाव। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। इसका मतलब यह त्रिवेणी मुझे सबसे अधिक पसंद है, क्योंकि सचमुच कठिनाइयों से घबराकर निराश व्यक्ति जीते जी मर जाता है। हर अंधेरी काली रात के बाद एक सुनहरी सुबह उजाले के रूप में अवश्य आती है। ठीक इसी तरह दुख के बाद सुख का आना निश्चित है। उम्मीद के साथ जीवन जीना
यही जीवन के प्रति सकारात्मकता होती है। अंतिम मुद्दा इसमें दिया गया है 8वें नंबर का, कविता पसंद आने का कारण। इसका कारण यह है सामायिक स्थितियाँ। सामायिक स्थितियाँ बोले तो उस समय की परिस्थिति जन्य सरकमटेंसेस, रिश्ते और जीवन के प्रति सकारात्मकता कविता का मुख्य भाव है। रिश्ते और जीवन के प्रति हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ये जीवन का प्रेरणादायी भाव है। त्रिपुरारी जी की ये त्रिवेणी हमें जीने की कला सिखाती है, इसलिए यह कविता मुझे काफ़ी पसंद है। यह हो गया चौथे प्रश्न का, 5वें प्रश्न का आंसर। त्रिपुरारी जी की यहाँ पर हमें अन्य रचनाओं के बारे में भी एक सवाल यहाँ पूछा गया है। त्रिपुरारी जी की अन्य रचना हमने देखा कि किस तरह से त्रिपुरारी जी ने इस कविता की रचना की है। यह त्रिवेणी इसलिए इसको हमने कहा है कि 3 पंक्तियों में बद्ध, 3 पंक्तियों में इस कविता का निर्माण यहाँ पर विशेषकर कवि ने किया है। और हमें यहाँ एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान में देखने को मिलती है कि यह कविता जो हमें एक जीवन में एक गुरुजन करके, एक शिक्षक करके, अनुभव का एक अंबार करके हमारे साथ में होती है। और यह कविता हमें जीवन जीने की उम्मीद हमें सिखाती है। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न यहाँ हम देख रहे हैं त्रिपुरारी जी की अन्य रचनाएं। तो पहली रचनाएं उनकी क्या है लिखी, इसके अलावा नींद की नदी। त्रिपुरारी जी ने यहाँ पर प्रेरणा के अलावा कौन सी रचना लिखी है, नींद की नदी। दूसरा नॉर्थ कैंपस, नींद की नदी, नॉर्थ कैंपस, सांस के सिक्के इत्यादि रचनाएं उनके द्वारा हमने देखी है। रस, इस व्याकरणिक भाषा पर मैं एक अलग से आपको आगे जब हम मिलेंगे उसके ऊपर मैं एक अलग उस पर चर्चा करूँगा। तब तक हम जितना आज पाठ पढ़े हैं उस पर हम आने वाली घटक चाचनी पर हम प्रश्न पूछेंगे। मैंने इस वीडियो में जो प्रश्न पूछा है, प्रश्न के बाद में आपको आंसर भी बताया है, उस आंसर को एकदम एकाग्र होकर, ध्यानमग्न होकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर आपको सुनना है और वही आपका प्रश्न का उत्तर होगा। यह बात को आपको ध्यान में रखना है। धन्यवाद।